हम लोगों ने देखा था फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप, जिसमें हमने बोला था कि 2 या 2 से ज्यादा लोग होने चाहिए। हमने बोला था कि 2 या 2 से ज्यादा लोग हैं, उसमें से मिनिमम जो था दैट इज डिसाइडेड बाय पार्टनरशिप एक्ट 1932, बट मैक्सिमम इज डिसाइडेड बाय कंपनीज एक्ट। और कंपनीज एक्ट ने 100 बोला था। सेंट्रल गवर्नमेंट को एम्पावर किया गया था, सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला था 100 होने चाहिए, और 100 के बाद कितने हुए थे? 50 पर बाद में आ गया था, और हमने कहा था कि वो एक्ट है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद आगे चलते हैं कि बिजनेस होना चाहिए लॉफुल, बिजनेस लीगल नहीं, बिजनेस क्या होना चाहिए? लॉफुल होना चाहिए। फिर थोड़ा और आगे चले हम लोग, और क्या बोला था? मंदिर में पहुंच गए थे ना, मंदिर वाले तो एग्जाम्पल लिए थे आपके सामने। उसके बाद क्या बताया था? वाह, उल्टे एग्जाम्पल सब बड़े अच्छे से याद रहते हैं। और उसके अच्छा, तो वो किडनैपिंग वाले एग्जाम्पल, कोई बात नहीं, ठीक है। मेयरली कंडक्टिंग, मेयरली ज्वाइनिंग हैंड्स फॉर चैरिटेबल पर्पस विल नॉट बी कंसिडर्ड एज पार्टनरशिप। ये बात हो गई थी, ठीक है। चैरिटेबल के लिए अगर आप हाथ जोड़ेंगे, आपस में मिलाएंगे, पार्टनरशिप करेंगे, उसको पार्टनरशिप नहीं बोलेंगे। पार्टनरशिप के लिए क्या होना चाहिए? रेगुलरिटी, रिटर्न होना चाहिए, प्रॉफिट होना चाहिए, बिजनेस होना चाहिए, वो भी लॉफुल होना चाहिए। लेकिन फिर भी एक एसेंशियल एलिमेंट है, अगर वो मिसिंग है तो वो पार्टनरशिप नहीं कहलाएगी। आइए जरा समझते हैं उसको, ठीक है। कैसे? क्या नाम है सर आपका? करण, ठीक है जी। करण, करण चले जाते हैं मनोहर लाल ज्वेलर के पास, और वहां जाके क्या मांगते हैं उसको? उससे खरीदते हैं एक नौलखा हार, है ना, नौलखा हार। नहीं, नौलखा हार नहीं, मंगलसूत्र, ठीक है। और मंगलसूत्र भी कितना? 21 लाख का एक मंगलसूत्र, ठीक है। और चार खरीदता है, चार, चार तो कितने के मंगलसूत्र खरीद लिए इसने? 84 लाख के मंगलसूत्र खरीद लिए। बेटा कैसे होता है मंगलसूत्र, बता जरा मुझे। बोल मेरी कौन, अच्छा कहाँ यूज होता है मंगलसूत्र, कौन पहनता है अर्णव? नहीं बता, कौन बताएगा, बताओ भाई साहब। है, काली बीड्स होती है, इसको मालूम है। और गोल्ड का कुछ पेंडेंट होता है। तो क्या कोई भी पहन लेता है? अर्णव पहन के घूमेगा मंगलसूत्र? मैरिड वुमेन्स पहनती है, ठीक है। तुम क्यों खरीद रहे हो फिर उसे? तुमने क्यों खरीदे हैं? हाँ, किसी के लिए, एक नहीं, चार चार। अरे नहीं भाई, ऐसा थोड़ी होता है। एक ही ने बोला डिजाइन बदल बदल के पहनेंगे भाई, ठीक है। ऐसा उसको छोड़ दो, तुम छोड़ दो, काम पे ध्यान दो। तो देखिए, अब जो सेल्समैन था, अर्नब सेल्समैन था उस वहां पर, ठीक है। अर्नब कहता ब्रो ले जा, मेरी पसंद का ले जा। कहता बेटा वाइफ मेरी तेरी पसंद का क्यों ले जाऊं मैं, अपनी पसंद का ले जाऊंगा। उसने बोला कि ये है, बहुत बेहतरीन क्वालिटी है, शानदार है, ठीक है, चमकता रहेगा। इसने कहा मजबूत होगा। कहता बीवी की गर्दन कट जाएगी लेकिन मंगलसूत्र नहीं कटेगा, इतना मजबूत है ये। मतलब ये उसने श्योरिटी लग दे दी उसकी। अब क्या हुआ कि जब मोहतरमा ने पहना शुरू करा, 4 दिन में काला पड़ गया। कह रहा ले तेरा जंगल सूत्र, जा, हम नहीं रहते तेरे साथ अब। चारों के चारों फेंक दिया, 84 लाख ठुकरा दिया ऐसे ही। अर्नव दुकानदार के पास जाता है, सेल्समैन को पकड़ता है, नहीं अर्नव भी तो सेल्समैन है, इसने सेल्समैन को पकड़ा। बोले क्या मंगलसूत्र है, क्या बजा के, काला कैसे पड़ेगा? तू तो कह रहा था हॉलमार्क है, बीआईएस है, पता नहीं क्या क्या सर्टिफिकेशन है हमारे पास, बट वाई, वाई इट इज चेंजिंग द कलर? इतना शानदार मैंने खरीदा है, 84 लाख रुपीज खरीदे हैं मैंने, इतने में क्या मुझे इतनी घटिया क्वालिटी मिलेगी? कह रहा है भाई साहब मेरे से बात मत करो, मालिक से बात करो, ठीक है। और यक्ष बाबा मालिक है वहां पर। हाँ भाई क्या चाहिए तुझे? अब मुझे बताइए, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बैड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, सेल्समैन और द ओनर? ओनर है। तो यहाँ सेल्समैन कौन है? प्रिंसिपल है या एजेंट है? एजेंट है। तो क्या एजेंट को हम रिस्पॉन्सिबल बना सकते हैं प्रिंसिपल की एक्टिविटीज के लिए? नहीं। और क्या प्रिंसिपल को रिस्पॉन्सिबल बना सकते हैं एजेंट की एक्टिविटी के लिए? यस, यस। सेल्समैन जो भी चीजें बेच रहा है, वो किसकी कहने पे बेच रहा है? ओनर के कहने पे बेच रहा है। अगर उसने कुछ भी गड़बड़ करी तो उसको नहीं पकड़ा जाएगा, किसको पकड़ा जाएगा? ओनर को पकड़ा जाएगा, ठीक है। नाउ लेट्स कम टू पार्टनरशिप। पार्टनर प्रिंसिपल भी होता है, और पार्टनर क्या होता है? एजेंट भी होता है। कैसे? एक पार्टनर अपने एक्ट से ही कैन बाइंड द एंटायर फर्म। जैसे मान लिया जाए, वन पार्टनर ए बी सी में से ए पार्टनर जस्ट विजिट टू द मार्केट और बोलता है एबीसी के लिए मैं मुझे लोन चाहिए 50 लाख रुपए का, और वो लोन लेके आ गया। अब उसने डिफॉल्ट कर दिया, तो क्या फर्म बच जाएगी उस डिफॉल्ट से? नहीं बचेगी। आपको मालूम है, जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, वो चार्टर्ड अकाउंटेंसी फर्म्स हायर करती हैं अपने अकाउंट्स की ऑडिट के लिए, अकाउंट्स को चेकिंग करने के लिए। और जब ऑडिट ऑफ अकाउंट्स होता है ना, उस पर साइन लिखा रहता है, SK एंटरप्राइजेज या शर्मा एंड मल्होत्रा ऐसा करके, और एक बंदे के साइन होते हैं और लिखा रहता है फॉर
SK एंटरप्राइजेस, मतलब एक चार्टर्ड अकाउंटेंट यानी कि एक पार्टनर ऑफ दैट चार्टर्ड अकाउंटेंसी फर्म साइंस ऑन बिहाफ ऑफ द एंटायर फर्म। तो अगर उस बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कोई गलती पाई जाती है तो कौन रिस्पॉन्सिबल है? वो बंदा जो साइन कर रहा है, उसकी पूरी पार्टनरशिप फर्म, टोटली पार्टनरशिप फर्म। यानी कि पार्टनर इज एक्टिंग एज ए प्रिंसिपल एज वेल एज एन एजेंट। जहां तक साइन करने की बात थी, वहां तो एजेंट के रूप में साइन कर रहा था वो, वरना क्या होता, 10 पार्टनर थे, 10 के 10 साइन करते ना उस पे, वो तो नहीं कर रहा, लिखता ना ऑन बिहाफ ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो यहाँ प्रिंसिपल के रूप में भी काम करा उसने, एजेंट के रूप में भी काम करा। इसे कहते हैं हम लोग एजेंसी रिलेशनशिप। क्या कहते हैं इसे? एजेंसी। इस पर अभी डिस्कशन करेंगे थोड़ा सा और। अब जरा समझिए, आपने एक मॉल में एक दुकान खरीदी, 4 लोगों ने, गौरी ने, अर्णव ने और कार्तिक ने और चतुर्वेदी ने, ठीक है, 4 लोगों ने मिलकर क्या करी, एक दुकान खरीदी, 1-1 करोड़ रुपया लगा दिया, 4 करोड़ में दुकान खरीद ली। एक एग्रीमेंट साइन करा कि इसका जितना भी किराया को सब इक्वली बांटेंगे, और वो दुकान 40 लाख रुपए के किराए पे चढ़ा दी। पार्टनरशिप है? कौन बोला? कैसे? एक वेरी नाइस कॉन्ट्रैक्ट हुआ, 18 साल से ऊपर के थे, सबका कॉन्ट्रीब्यूशन भी है, रेगुलेटिव रिटर्न भी है, लॉफुल भी है, बट फिर भी पार्टनरशिप नहीं है, क्योंकि एजेंसी रिलेशनशिप नहीं है। मतलब क्या गौरी अपनी एक्ट से इन चारों को बाइंड कर सकती है? तीनों को कर सकती है? नहीं कर सकती। सिर्फ वो, सिर्फ उस तक, किस तक? उस बिल्डिंग, वो जो आपने शोरूम खरीदा उस तक, शोरूम में पेंट क्या करवाना, कलर क्या करवाना, ये डिसाइड हो सकता है बस, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। या अर्नब ने बोला चलो इसका इंटीरियर बदलवा देते हैं, वो भी सबकी कंसल्ट लेनी पड़ेगी तब, ठीक है। लेकिन एजेंसी रिलेशनशिप मिसिंग है यहाँ पर। वो जो मैंने मंदिर का एग्जाम्पल लिया था आपसे, आपने क्या करा, पैसे मिला के मंदिर बना दिया, बोला कि उसका रिटर्न लेके चलेंगे, तो क्या है, रेगुलेटरी रिटर्न भी है, सर्विसेज भी है, पैसा भी आ रहा है, ठीक है, मॉनेटरी इकोनॉमिक एक्टिविटी पे, लेकिन फिर भी क्या है, पार्टनरशिप नहीं है। क्यों? क्योंकि एजेंसी रिलेशनशिप क्या है, मिसिंग है। तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर इन पार्टनरशिप इज व्हाट? एजेंसी रिलेशनशिप। एजेंसी रिलेशनशिप अगर मिसिंग होगी तो वो पार्टनरशिप नहीं कहलाएगी। ऋषित या शिमिल, समझ पा रहे हो जो बोला मैंने? यस सर। इज इट ओके? यस सर। अच्छा, चलिए जरा देखें, अब अपने नोट्स को देखिए आप फटाफट से, उसमें देखिए कि किस तरह से म्यूचुअल एजेंसी वाला जो पार्ट है फर्स्ट पेज पे लिखा हुआ है। आई एम शेयरिंग द डॉक्यूमेंट विद यू ऑल एज वेल। इज इट विजिबल ऑन स्क्रीन? देखिए जरा, ऑनलाइन यस में सर। बताएं मुझे। बस देखिए, पढ़ के लिखा, बिजनेस ऑफ अ पार्टनरशिप कंसर्न में कैरिड ऑन बाय ऑल द पार्टनर्स और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। भाई या तो बिजनेस सारे पार्टनर लेके चले, या कोई भी एक बंदा सबके बिहाफ पे बिजनेस को कैरी कर ले, वो पार्टनरशिप कहलाएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ क्या होता है कि ईच एंड एवरी पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू पार्टिसिपेट द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस। ये बात बिल्कुल ठीक है। दूसरा क्या होता है, दैट देयर एग्जिस्ट अ रिलेशनशिप म्यूचुअल एजेंसी बिटवीन द पार्टनर्स। अब म्यूचुअल एजेंसी कैसे होता है मैंने बताया था अभी, और इसको एलोबरेट कर लेते हैं। ईच पार्टनर कैरिंग ऑन द बिजनेस इज द प्रिंसिपल एज वेल एज एजेंट फॉर ऑल द अदर पार्टनर्स। As an agent, he or she represents other partners and thereby binds them through his or her activities. एक व्यक्ति मार्केट में जाता है और बोलता है कि मैं XYZ फर्म का पार्टनर Z हूं और मुझे लोन चाहिए, तो लोन उसे मिल जाएगा, फर्म के ब्याह पे वो लोन ले लेगा। अब अगर वो लोन की पेमेंट नहीं होती तो बाकी के सारे पार्टनर उस लोन को पे करने के लिए लायबल हैं। तो वहां प्रिंसिपल क्या था, उसने प्रिंसिपल का, उसने एजेंट का काम किया, लेकिन क्या किया उसने, प्रिंसिपल का भी रोल वहां पर प्ले हुआ। क्योंकि अगर वो सिर्फ एजेंट होता, तो जैसे दुकानदार की दुकान में सेल्समैन बच गया था ना गलत क्वालिटी का प्रोडक्ट देने से, भाई कार्तिक जाता है और उस सेल्समैन के चांटे बजाने शुरू कर देता है कि क्या प्रोडक्ट दिया, क्या खराबी दी, क्या खराबी। इट इज नॉट जस्टिफाइड। सेल्समैन की क्या गलती है बेचारे की, गलती तो मालिक की है ना। तो वहां सिर्फ एजेंट है, वहां प्रिंसिपल नहीं है। लेकिन पार्टनरशिप में ऐसा नहीं है। पार्टनरशिप में वो एजेंट भी और क्या है, प्रिंसिपल भी है। अगर उस सेल्समैन की जगह उसका पार्टनर होता तो ही इज जस्टिफाइड। मतलब पीटना तो जस्टिफाइड नहीं है, लेकिन उससे बोल सकता था कि तेरा प्रोडक्ट खराब है, तेरी क्वालिटी खराब है, तेरे कमिटमेंट खराब है, ठीक करो इसे। सो एंड एज ए प्रिंसिपल ही और शी इज बाउंड बाय द एक्ट ऑफ अदर पार्टनर्स ऑफ द फर्म। तो प्रिंसिपल भी है और एजेंट भी है। रिलेशनशिप ऑफ म्यूचुअल एजेंसी इज सो इंपॉर्टेंट दैट वन कैन से दैट देयर वुड बी नो पार्टनरशिप इफ दिस इज नॉट एग्जिस्ट इन द पार्टनरशिप में। तो इसीलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ व्हाट, पार्टनरशिप इज व्हाट, म्यूचुअल एजेंसी। आप देख रहे हैं, लॉफुल बिजनेस भी हो, 2 से ज्यादा लोग भी हों,
प्रॉफिट भी हो, रेगुलरिटी भी हो, कॉन्ट्रैक्ट भी हो, एग्रीमेंट भी हो, लेकिन फिर भी क्या क्वेश्चन आ जाए कि पार्टनरशिप इज हैविंग अ लॉफुल बिजनेस, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, मोर टू और मोर मेजर मेंबर्स, बट स्टिल इट इज नॉट पार्टनरशिप, विच एसेंशियल फीचर इज मिसिंग? क्या बोलेंगे? म्यूचुअल एजेंसी मिस कर रहे हैं। ठीक है जी। अच्छा, अर्निंग प्रॉफिट हमारे पास अगला पॉइंट आया। ये भी बड़ा अच्छा बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है कि क्या होना चाहिए कि प्रॉफिट होना चाहिए। सिर्फ चैरिटेबल पर्पस के लिए अगर आप बिजनेस चलाते हैं तो वो बिजनेस बिजनेस नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट भी होना चाहिए यहाँ पर। अच्छा, अब बारी आती है लायबिलिटी ऑफ पार्टनर। बिकॉज म्यूचुअल एजेंसी इज देयर, देन लायबिलिटी ऑफ पार्टनर इज अनलिमिटेड। लायबिलिटी पार्टनर की क्या है? अनलिमिटेड है। अगर फर्म को नुकसान हो गया और फर्म के पास प्रॉफिट्स और रिसोर्सेज खत्म हो गए, तो पार्टनर के घर की प्रॉपर्टी बिक जाएगी उस फर्म के डेट को पूरा करने के लिए। इसे कहते हैं अनलिमिटेड लायबिलिटी। तो आपने क्या क्या फीचर देखी? आपने देखा पार्टनर्स और मेंबर्स के बारे में पढ़ा आप लोगों ने, और क्या देखा आप लोगों ने? जस्ट होल्ड करिए। तो आप लोगों ने देखा दो या दो से ज्यादा लोग होने चाहिए, लॉफुल बिजनेस होना चाहिए, एग्रीमेंट होना चाहिए, ठीक है, प्रॉफिट शेयरिंग होनी चाहिए, और म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप भी होना चाहिए। ये हमारे पास क्या थे? पार्टनरशिप के फीचर्स थे। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ये जो टॉपिक आपको दो पेज, इन्हीं में काफी सारी चीजें। पार्टनरशिप डीड के बारे में तो आपको अच्छे से मालूम है, ठीक है। पार्टनरशिप एग्रीमेंट में इट इज नॉट नेसेसरी कि आपका एग्रीमेंट क्या होना चाहिए, राइटिंग में होना चाहिए, लेकिन अगर राइटिंग में कर लेंगे तो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहता। आपने देखा ना कंसिक्वेंसेज ऑफ नॉट गेटिंग रजिस्टर्ड अ पार्टनरशिप फॉर्म, वो 11th में था। रजिस्ट्रेशन वाली बात यहाँ नहीं आएगी, यहाँ तो सिर्फ एग्रीमेंट का राइटिंग में होना है ना होना उस पर डिपेंड करता है। ठीक है। अच्छा, द टर्म्स एंड कंडीशंस कंटेन्स इन अ डॉक्यूमेंट, दैट डॉक्यूमेंट इज नोन एज पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड क्या होता है ये आपने बचपन में बहुत अच्छे से पढ़ा था। पार्टनरशिप डीड के कंटेंट क्या होते हैं ये सारी आपकी शीट पर हमने ऑलरेडी लिखे हुए हैं। ये वो चीज है जो 11th में अच्छे से पढ़ी हुई है, न चाहते हुए भी सबने पढ़ी होगी, तो मैं उस पर डिस्कशन नहीं कर रहा। पार्टनर कितने होने चाहिए, रजिस्टर्ड ऑफिस क्या होना चाहिए, बिजनेस क्या होना चाहिए, पार्टनर की कैपिटल कितनी होगी, प्रॉफिट शेयरिंग कैसे होगी, डिस्प्यूट होगा तो कैसे राइज होंगे, ब्ला ब्ला, बहुत सारे एस्पेक्ट इसके अंदर क्या कर रखे हैं, कवर कर रखे हैं। चलिए, अब हम लेके चलते हैं थोड़े इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स। इस पर एक 1 मार्कर क्वेश्चन है, 3 नंबर का क्वेश्चन बनता है, इस पर मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा आप अपनी शीट पे। राइट। प्रोविजंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। अगर, हाँ दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस इज इंपॉर्टेंट। 3 सेट अगर आपके पास होते हैं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, वो मुझे दे दो इधर, मुझे दे दो। वो थोड़ा सा गलत स्टेपल हो गया शायद। नहीं नहीं, ये लो। वो गलत हो गया था थोड़ा। डोंट वरी। कोई बात नहीं बच्चा, ये ठीक था, ये गलत। चलो आगे देखते हैं उसको। ये लो। अरे कोई बात नहीं, छोड़ दो, गलती से आ गया। सबसे पहले, अगर बोला जाए कि पार्टनरशिप डीड नहीं है, पार्टनरशिप डीड अगर नहीं है तो क्या होगा? प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इक्वल होगी। आप बोलेंगे ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसे ही होगा। अग, कितने पैसे में इन्वेस्ट करें? आपने 1 करोड़ कर, आपने 50 करोड़ कर, आपने 1 रुपये नहीं किया, लेकिन अगर आपकी पार्टनरशिप डीड में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो नहीं है तो कानून कहता है वो इक्वल होगी। अगर आपको ज्यादा तकलीफ है तो आप अपना पार्टनरशिप डीड में लिखो। क्वेश्चन क्या था? पार्टनरशिप, क्वेश्चन है पार्टनरशिप डीड साइलेंट है प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, तो कानून की सुननी पड़ेगी। कानून कहता है सब बराबर है। आप किस क्वेश्चन आएंगे? ए इन्वेस्टेड 50 लाख, बी इन्वेस्टेड 30 लाख, सी इन्वेस्टेड नथिंग। बिल्कुल डिपेंड करता है। नेचुरल जस्टिस में नॉर्मली जितने जितना पैसा लगा उसका शेयर उतना बड़ा होना चाहिए ना, लेकिन वो तो आप पार्टनरशिप डीड में लिखोगे ना कि जो जितना पैसा लगाएगा उसका शेयर उतना ही होगा। लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड में प्रॉफिट शेयरिंग की बात ही नहीं करी गई तो कह रहा है कानून इक्वल बांटोगे, कुछ नहीं होने वाला। देखिए, अगर आपने 50 लाख लगाया, किसी ने 30 लगाया, किसी ने 20 लगाया, 1 करोड़ लगा लिया, और बोला गया 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, तो किसी को 50-50 मिलेगा, 30 मिलेगा, 20 मिलेगा, ऐसे होगा ना। ठीक है, 50 लाख का 10%, 5 लाख, 3 लाख, 2 लाख इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा। लेकिन अगर पार्टनरशिप में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में बोला ही नहीं गया तो नो, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नथिंग, कुछ नहीं होने वाला। ठीक है जी। नो पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू क्लेम एनी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इफ पार्टनरशिप इज साइलेंट अबाउट इट। इसी तरह से अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में कुछ नहीं बोला जाता तो नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज टू बी चार्ज। अंडरस्टैंड वन थिंग,
Interest on capital is an expense for business and interest on drawings is an income for business. Interest on capital, पता क्या करते हैं हम लोग, हम ना पार्टनर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचने लग जाते हैं, which is wrong. भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर के लिए तो बेनिफिट है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर के लिए तो नुकसान है. लेकिन डोंट थिंक फ्रॉम पार्टनर्स पॉइंट ऑफ व्यू, थिंक फ्रॉम फर्म्स पॉइंट ऑफ व्यू. फर्म के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है? लॉस है, क्योंकि दे हैव टू पे, इसलिए इंटरेस्ट अलाउड ऑन कैपिटल होता है. और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म के लिए क्या है? इनकम, इसलिए इंटरेस्ट चार्ज्ड ऑन ड्राइंग्स होता है. तो जब हम इंटरेस्ट चार्ज करेंगे हमारे लिए इनकम, जब हम इंटरेस्ट अलाउ करेंगे, हाँ कोई बात नहीं. चाहिए क्या? यू डोंट हैव. दूसरी बाद में मिलेगी ना, पहली वाली डिस्कस कर रहे हैं अभी तो. अच्छा ठीक है, ओके डोंट वरी. गलत प्रिंट हो गया शायद, तो उसके साथ देख लो तुम बैठ के थोड़ा सा, मैं बाद में दूसरा प्रिंट दे दूंगा. नहीं बाकी लोगों के पास तो करेक्ट है ना, सबके पास, एक तुम्हारे पास ही नहीं है बस. ठीक है मैं दूसरा दे दूंगा, फिर अभी तो नहीं दे सकता, आई गिव इट लेटर. चलो थोड़ा सा आगे चलते हैं हम. इसी तरह से इंटरेस्ट ऑन लोन, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है. इंटरेस्ट ऑन लोन देखिए, समझना, अगर लिखा है एज लोन क्रेडिट और अगर लिखा है एज लोन डेबिट, कोई मुझे बताएगा इसका क्या मतलब है? कोई भी बता दीजिए मुझे. एज लोन क्रेडिट का क्या मतलब है? एज लोन डेबिट का क्या मतलब है? और सुनो, ए बी एंड सी दे आर पार्टनर्स. हाँ कोई बोला कुछ? डेबिट का मतलब लेना, अच्छा. क्रेडिट का मतलब, हाँ अच्छा सुनो ठीक है बेटा, समझना, ये क्या है पता है? ये है आपका लायबिलिटी और ये क्या है आपके लिए? एसेट्स है. मतलब ये आपने लोन लिया है और ये आपने लोन दिया है. तो जब आप लोन लेते हैं तो यू हैव टू पे, क्या? टू पे इंटरेस्ट ऑन लोन. ठीक है. और जब आप लोन किसी को क्या करते हैं, देते हैं, तो टू रिसीव इंटरेस्ट ऑन लोन. ये लोग ना क्लैरिटी के साथ नहीं समझते, इसे अभी समझ लीजिए. लोन क्रेडिट का मतलब लायबिलिटी होता है, हमने लोन लिया, पार्टनर हैज गिवन लोन टू द फर्म. इस केस में फर्म हैज गिवन लोन टू अ पार्टनर. इस पर इंटरेस्ट ऑन लोन मिलता है, इस पर इंटरेस्ट ऑन लोन हमें क्या होता है? देना पड़ता है. नाउ पार्टनरशिप एक्ट 1932 गिव्स यू डायरेक्शन अबाउट दिस. पार्टनरशिप एक्ट 1932 डजंट गिव यू एनी इंस्ट्रक्शन अबाउट दिस. ये अपने दिमाग में बैठा लीजिए अच्छे से. तो अगर किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया, इट्स अ लायबिलिटी. ठीक है जी. व्हाट शुड बी द इंटरेस्ट ऑन लोन? दैट मस्ट बी गिवन इन पार्टनरशिप डीड. व्हाट इफ पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट? व्हाट इफ नथिंग इज मेंशन इन पार्टनरशिप डीड अबाउट इट? तो क्या करेंगे? पार्टनरशिप एक्ट 1932 की बात मानेंगे. तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 क्या कहता है कि अगर किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया और पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, तो हम क्या देंगे? फ्लैट 6% पर एनम के हिसाब से उसे इंटरेस्ट ऑन लोन पे करेंगे. स्टैंडर्ड 6% पर एनम मतलब जिस डेट को दिया उससे टाइम पीरियड गिनकर करेंगे हम लोग. इज दैट ओके विद एवरीवन? ऑनलाइन में इज दैट ओके? अगर किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया तो उस पर कितना इंटरेस्ट जाएगा? 6% पर एनम का इंटरेस्ट जाएगा. इज दैट ओके विद एवरीवन? हाँ ना बोलिए. ऑनलाइन में यस सर. यस सर. पार्टनर ने फर्म को लोन दिया, ये बड़ा इंटरेस्टिंग होता है. फर्म ने क्यों लोन दिया, जरा समझिए मजेदार तरीके से. नैतिक हैं और रौनक हैं और क्या है, मानक है. तीन लोग हैं, ठीक है. ये तीनों पार्टनर थे. 50-50 लाख जमा करा दिया. अब अचानक फर्म को जरूरत महसूस हुई, ठीक है. और नैतिक के घर में ना होम मिनिस्ट्री की बहुत ज्यादा चलती है, समझते होंगे होम मिनिस्ट्री. हाँ. तो नैतिक कहता है, और सबको जरूरत, सबको बोला गया कि आप 5-5 लाख रुपए और लगा दो तो हमारा जो ये फाइनेंशियल क्राइसिस है वो ठीक हो जाएंगे. तो नैतिक के घर से आवाज आती है कि नहीं नहीं नहीं, तुम वैसे ही इतना पैसा लगा चुके, और पैसा नहीं देना. तो नैतिक कहता है यार पैसा दे तो दूं मैं, लेकिन ऐसा ना कि आई एम नॉट गेटिंग अप्रूवल फ्रॉम होम मिनिस्ट्री.
तो बाकी पार्टनर कहते हैं चल कोई बात नहीं यार, तो लोन बोल के दे दे, ठीक है। हाँ, इसने कहा ठीक है लोन बोल के दे। मार्केट में लोन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर 12% चल रहा था, इसने कहा चलो ठीक है मैं आपको 8% पे देता हूँ, फिर भी फायदा ही हुआ ना कुछ। तो 8% पे इंटरेस्ट लोन दे दिया, मतलब पार्टनर ने फर्म को लोन दे दिया। अब अगर 8% मेंशन है तो उसे 8% इंटरेस्ट लोन मिलेगा, लेकिन अगर 8% मेंशन नहीं है तो साइलेंट हो गया मामला। तो कितना मिलेगा? 6%। अब ये क्लेम करने लग जाए नहीं जी मुझे तो 12% चाहिए, 24% चाहिए, बिल्कुल नहीं मिलेगा। इधर यू मेंशन इट while giving a loan, if it is not mentioned then you will get flat 6%। चलो, वाइसा वर्सा, फर्म ने रौनक नैतिक को लोन दे दिया 10 लाख रुपए का, ठीक है जी। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में कोई मेंशन कुछ नहीं है, वहां 6% नहीं है, जीरो, खत्म, कुछ नहीं। या तो आप पार्टनरशिप डीड में मेंशन करो या फिर जीरो। तो पार्टनरशिप डीड इसके बारे में बोलती है, पार्टनरशिप डीड इसके बारे में। और टीचर बहुत चालाकी से पता क्या लिखते हैं, ए इज लोन डेबिट, ठीक है, स्टेट द प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932 रिगार्डिंग इट। अब बिना क्वेश्चन पढ़ने वाले बच्चे क्या करते हैं, 6% पर एनम खटाक लिख के आते हैं, फिर बोलते हैं हमारा तो आंसर ठीक है। अरे कहां से आंसर ठीक है भाई? क्या लिखा है? लोन कौन सा वाला? डेबिट वाला। डेबिट मतलब आपने दिया, आपने दिया, आपको तो इंटरेस्ट लोन लेना, आपको देना थोड़ा ही है। तो पार्टनरशिप एक्ट का ट्रीटमेंट किस पे चलेगा? लोन लायबिलिटी वाले पे चलेगा। चलो देखते हैं नोट्स पे क्या लिखा है, लेट्स गो। If any partner has advanced loan to the firm for the purpose of business, he or she shall be entitled to get interest on the loan at the rate 6% per annum। बेटा ये लोन 6% per annum कब है? जब पार्टनरशिप डीड क्या है? साइलेंट है। अदरवाइज क्या होना चाहिए? लोन इंटरेस्ट हैज टू बी गिवन एट द रेट एट एन एग्रीड प्राइस, एग्रीड रेट, जो उनके बीच में आपस में एग्रीमेंट हो। नीचे पढ़िए देखिए, इंटरेस्ट ऑन लोन एडवांस बाय द फर्म टू एनी पार्टनर, इफ फर्म एडवांस एनी लोन टू द पार्टनर। वो ब्लॉक के अंदर लिखा हुआ है, देखो बॉक्स के अंदर लिखा हुआ है, और हम बाद में देख लेना बेटा, सुन रहे हो ना, ये बाद में देख लेंगे, कल आइए वहां देख लो उस पे। इफ ये फॉर्म लिखा हुआ है, सर उसको ठीक कर देना। इफ फर्म एडवांस्ड any loan to the partner, then interest will be charged on such loan at a prescribed rate. In case rate of interest is not prescribed, interest will not be charged on such loan। कौन सा वाला? एसेट्स वाला, ठीक है जी। रेमुनरेशन फॉर वर्क, रेमुनरेशन में क्या आता है? सैलरी और कमीशन आता है। या तो सैलरी और कमीशन का रेट डिसाइड हो, अगर रेट डिसाइड नहीं है तो क्या होगा? नो रेमुनरेशन, नो सैलरी, नो कमीशन विल बी अलाउड इफ पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट, ठीक है। और एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, जरा ध्यान से सुनना मेरी बात। 4 पार्टनर हैं, ठीक है जी, ए है, बी है, सी है और डी है। और ये सब क्या बनाते हैं? बाथिंग सोप, टॉयलेट सोप बनाते हैं, ठीक है। अच्छा, एबीसी बोलते हैं हमें तो क्या लेना है, हमें एक नई बच्ची है, क्या नाम है उसका, चंकी पांडे की बेटी का नाम क्या है? अनन्या पांडे। अनन्या, उसने कहा हमारी ब्रांड एम्बेसडर कौन बनेगी? अनन्या पांडे बनेगी, ठीक है। और एक पार्टनर कहता है, एक पार्टनर डी कहता है, डी फॉर डफर, कि नहीं नहीं जानवी कपूर बनेगी। किसकी चलेगी बताओ? अभी किसकी चलेगी? हाँ, कौन बनेगी वहां की ब्रांड एम्बेसडर? अनन्या पांडे बनेगी या जानवी कपूर बनेगी? 3 पार्टनर आर इन फेवर ऑफ अनन्या पांडे, 1 पार्टनर इज इन फेवर ऑफ जानवी कपूर, हु विल बी द ब्रांड? अनन्या पांडे बनेगी, बिल्कुल सही। दोनों नहीं बनेंगी? वाह, बोलो हम अपनी वाली लेके आएंगे क्या? नहीं बेटा, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। पार्टनरशिप चलती है डेमोक्रेटिक सेटअप में, मेजोरिटी विंस। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन होता है, कैसे जरा बताते हैं। ए बी सी डी 4 पार्टनर हैं, और ए बी सी डी, यहाँ ए है, बी है, सी है और डी है, चारों पार्टनर, ठीक है। जिनमें से ए बी सी ये चाहते हैं कि हम शाहिद खरगोश कपूर को क्या बनाए? पार्टनर बनाए। डी कहता है नहीं मुझे शक्ल पसंद नहीं, नहीं बनाना उसे पार्टनर बनेगा। हाँ, हाँ, बता। बनेगा, बनेगा, नहीं बनेगा? बनेगा। सुनो ध्यान से, ये वो सीन है, ये वो सिचुएशन है जहां मेजोरिटी विंस नहीं काम करती है, ठीक है। ये एक्सक्लूसिव राइट है एक पार्टनर को, कि अगर एक पार्टनर भी एग्री नहीं करता है तो कोई बंदा पार्टनरशिप फर्म के अंदर पार्टनर नहीं बन सकता है। तो वो जो मेजोरिटी विन है वो यहाँ फेल हो जाता है, ध्यान रखेंगे इसका, ठीक है। कि विदाउट द कंसेंट ऑफ ईच एंड एवरी पार्टनर, नन ऑफ द पर्सन कैन बी एंटर्ड इन द पार्टनरशिप एज अ पार्टनर। तो ये ध्यान रखना। बाकी सब केसों में मेजोरिटी विन चलता है, यहाँ नहीं चलेगा बस, तब भी नहीं बनेगा।
किस वाले केस में? अरे वो तो यार, वो तो ब्रांड एम्बेसडर था ना, पार्टनर थोड़ी बना रहे थे, ब्रांड एम्बेसडर बना रहे हो तुम तो। ब्रांड एम्बेसडर का मतलब पार्टनर थोड़ी होता है, पैसा दो और उसको अपना। हाँ हाँ, पार्टनरशिप डीड एडिट करने के लिए भी आपके अंदर एक क्लॉज होगा कि एज एंड व्हेन मेजोरिटी विंस या ऑन द बेसिस ऑफ मेजोरिटी इफ द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स वी कैन मेक ऑल्टरेशन, तब हो सकता है। अगर वो क्लॉज नहीं है तो कभी नहीं बदल सकते। तो समझदार लोग पता क्या करते हैं, ऑल्टरेशन क्लॉज रखते हैं उसके अंदर। बोलिए। मत बनाओ तुम अब ये कहते हैं ना, जैसे यारा दा टशन है, चार यार मिले भाई, दिल की बात कर दी, चलो पार्टनर बन जाते हैं, है ना। पता चला अनन्य पांडे के पीछे मारकाट मच गई। खैर जरूरी थोड़ी पार्टनरशिप बनाना। अरे तुम मूर्ख हैं जो यार पार्टनरशिप एक्ट में 1932 अंग्रेजों के जमाने से पढ़ रहे हैं। इट इज ऑलवेज एसेंशियल टू अवॉइड फ्यूचर कॉम्प्लिकेशंस। हाँ हाँ, इट इज नॉट नेसेसरी जब तक तुम्हारा काम अच्छे से चल रहा था। अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन था, हाँ 289 उसमें अमेंडमेंट हो चुके हैं, ठीक है। तो जब जरूरत हुआ तभी तो, अगर कॉन्स्टिट्यूशन में एक क्लॉज होता है कि अमेंडमेंट नहीं कर सकते तो नहीं होते ना। 3/4 2/3 ऑफ मेजोरिटी से अमेंडमेंट होते हैं। सरकार एक प्रस्ताव लेके आती है और पार्लियामेंट में पहले लोअर हाउस में, लोकसभा में, फिर अपर हाउस राज्यसभा में पास हो जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हो जाता है। कितने अमेंडमेंट हुए हैं? आगे चलते हैं थोड़ा सा। ये सारे के सारे जो आपको बोरिंग लग रहे हैं अभी, ये सारे के सारे थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 मार्कर क्वेश्चन इन्हीं से निकल कर आते हैं। राइट टू पे, अब पार्टनर्स के राइट आ गए हैं सारे के सारे। ये सेक्शन मैंने लिखे हुए हैं, बट इट इज नॉट नेसेसरी कि आपको सारे सेक्शन याद ही करने हैं। बस एट ए ग्लांस आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि अगर आपने एक बार पढ़ा होता है तो एमसीक्यू करना ज्यादा आसान होता है। राइट टू टेक पार्ट, ठीक है। एवरी पार्टनर हैज अ राइट टू बी कंसल्टेड, एवरी पार्टनर हैज अ राइट टू इंस्पेक्ट द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, राइट टू रेम्यूनरेशन, अगर आपने काम किया आपका हक है कि आपको क्या रेम्यूनरेशन मिले, राइट टू शेयर द प्रॉफिट्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी आपको मिलेगा अगर पार्टनरशिप डीड में है या नहीं है। अच्छा, राइट टू रिसीव इंटरेस्ट ऑन लोन एडवांस बाय पार्टनर्स टू द फर्म, इस बारे में भी डिस्कशन कर चुके हैं हम लोग। राइट टू बी इंडेमनिफाइड, जरा इसे समझते हैं, इसे समझते हैं इंडेमनिफाइड क्या होता है, ठीक है जी। मान लिया जाए कि आपका, आपने देखा होगा ना जनरली कि बिजनेस जो होता है वो तो शहर में होता है, लेकिन जो गोडाउन वोडाउन होते हैं वो थोड़ा आउटस्कर्ट्स में रखते हैं, क्योंकि आउटस्कर्ट्स में गोडाउन वोडाउन सस्ते मिलते हैं और रखते हैं। चांदनी चौक का एग्जांपल मैं अक्सर लेता हूँ। चांदनी चौक में लोगों की दुकानें बहुत छोटी छोटी होती हैं, लेकिन उन्होंने जो गोडाउन बना रखे होते हैं ना, वो फतेहपुरी में आसपास के एरिया बना रखे होते हैं। आप एक एक मांगिए या आप 1 लाख मांगिए, वो तुरंत आपको डिलीवर कर देंगे, क्योंकि दे हैव ह्यूज गोडाउन्स। ये जो शोरूम वाले होते हैं ना, आपने देखा होगा, शोरूम वाले जो कार शोरूम वाले होते हैं, इन्होंने क्या कर रखा होता है, शोरूम तो इनके सिटी में होते हैं, थोड़े बड़े से होते हैं, लेकिन इनकी जो गाड़ियां स्टोर करके रखते हैं ना, जैसे मान लो आपने बोला कि भाई हमें गाड़ी चाहिए, आपकी डिलीवरी आ गई मान लो 15 तारीख की, और सपोज आज 13 तारीख है, तो वो उनका जो वेयर हाउस होते हैं, जो उनके गोडाउन होते हैं, जहां पर कार के अंदर पेंटिंग वेंटिंग, तुम्हें ठंड लग रही है तो तुम इस तरफ आ जाओ कहीं, इधर तो सीधी हवा आती है इसकी, ये पीछे वाली सीट पे बैठ जाओ जाके। तो क्या होता है कि उन्होंने वेयर हाउसेज अपने बाहर रखे होते हैं, आसपास के आउटस्कर्ट में रखे होते हैं। ऐसी आपकी पार्टनरशिप फर्म थी, आपने क्या कर दिया था, अपना वेयर हाउस कहीं बाहर बना रखा था, ठीक है। एक चौकीदार रखा हुआ था, और मान लो अब जैसे, मान लो क्या नाम है, हाँ, रौनक अपनी गाड़ी रात को लेट नाइट पार्टी से आता है और गोडाउन के आगे से जा रहा होता है गाड़ी धीरे धीरे करके, अचानक उसे लगता है कि यार कहीं आग सी दिख रही है। वो गाड़ी रोकता है, 3 बज रहे होते हैं, देखता है तो वहां धीरे धीरे धुआं निकल रहा होता है। जब तक वो आगे जाता थोड़ी और आग भड़कने लग जाती है। अब वो क्या करे, वो पानी मिट्टी डालने की कोशिश करता है, लेकिन आग बुझती नहीं, अंदर बहुत करोड़ों का कीमती सामान होता है। तो अचानक क्या होता है कि एक ट्रैक्टर वाला वहां से जा रहा होता है। आपने देखा होगा ना, ट्रैक्टर, नोएडा अथॉरिटी के ट्रैक्टर जो क्या होता है, सड़कों में सिंचाई कर रहे होते हैं, मोटर लगी रहती है। इसने कहा भाई रुक तो जरा, कह रहा हाँ क्या काम है, कह रहा यार आग वाग लगी है, जरा बुझा दे। कहता भाई बुझी आग बढ़िया, सर्दी का मौसम है, हाथ सेकते हैं चल, हम क्यों बुझाएं। कह रहा भाई मेरा गोदाम, कह रहा तेरा गोदाम, मेरा तो नहीं है, मैं तो पानी पे खेतों में डालने के लिए जा रहा हूँ। कह रहा यार आग बुझा दे। कह रहा भाई मेरे खेत में पौधे सूख जाएंगे, तुझे आग की पड़ी है अपनी। कह रहा तू कितने पैसे लेगा। अब वो ट्रैक्टर जो पानी की ट्रॉली वाला होता है ना, वो 5,000 6,000 रुपये में बन जाता है काम। कहता अच्छा तेरा गोडाउन है, आग भी लगी इसमें, कह रहा 20,000 लूंगा। कह रहा भाई बहुत ज्यादा, कह रहा 30 लूंगा अब। कहता भाई कुछ सामान, कह रहा 40 लगेंगे अब तो। कहता एक बार फिर सोच रहे 50 लगेंगे। उन्होंने कहता चल तू आग बुझा यार। अपनी मोटर चालू करता, हुर्र फिचकारी मारता है, टैंकर खाली और आग बुझ जाती है। ही हैज गिवन हिम 50,000, वो अपने घर, ही अपने घर। अगले दिन ये वहां पहुंचता है अपने ऑफिस में, एंड देन ही आस्क एवरीबॉडी, पता है रात को गोदाम में आग लग रही थी। कह रहा भाई तूने बताया क्यों नहीं हमें। पड़ोसी कहता ना, बताता क्यों नहीं मुझे तू, कह तू आग बुझाने आता। हाँ आता। कह रहा लेकिन अच्छा आग बुझी, कह रहा बुझी।
कह रहा लेकिन पैसे लगे, कितने लगे? कह रहा 50। कहता फालतू आदमी, 5,000 में टैंकर लगता है, 50,000 तूने 5,000 देंगे, 45 तो अपनी आंटी में डाल रहा है। हाँ, नहीं कुल्ला करके फू करते हैं ना तुम वहां पर, ऐसे बुझती है आग, फायर ब्रिगेड बुला लेते जंगल देहात में, ठीक है। तो क्या ही हैज टू बी कंपनसेटेड विद 50,000 और द नॉर्मल अमाउंट ऑफ मनी? बोलो, क्या 50,000 इसको मिलना चाहिए या फिर वो जो नॉर्मल रेट है 5,000 10,000 वो मिलना चाहिए? 50,000 sir. वो कुछ बोल रही है, वो कुछ बोल रही है। नहीं तो ये थोड़ी करेगा पड़ोस में लूट कट्टा लेके बैठेगा, पैसे दे तब निकलेगा, नहीं ऐसा नहीं। पार्टनर है ना भाई। हाँ, अरे भाई फर्म के बाकी लोग कहते हैं कि नहीं नहीं, जो जनरल खर्चा एक ट्रैक्टर ट्रॉली के पानी वाला का तो 5,000 बनता है, हम तुझे 5 ही देंगे, 50 नहीं देंगे। तो क्या वो ठीक बोल रहे हैं? उनकी सुनी जाएगी? ठीक है, ये एक राइट है पार्टनर का कि इन केस ऑफ अ नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस इफ ही मेट एनी एक्सपेंस ऑन बिहाफ ऑफ हिम ही शुड बी इंडेमनिफाइड फॉर दैट। ठीक है, एंड दैट इंक्लूड्स इमरजेंसी सिचुएशन एज वेल, दैट इंक्लूड्स इमरजेंसी सिचुएशन एज वेल। नोट देखिए, जरा देखिए एक बार ध्यान से, जस्ट लुक एट द नोट्स। क्या लिखा है नीचे? This also includes performance of an act and an emergency for protecting the firm from a loss. तो लॉस भी होता है। दूसरा एग्जांपल सुनिए, जो चौकीदार था ना बैठने वाला, उसने क्या करा कि उसने हुक्का हुक्का पिया या बीड़ी बीड़ी सुलगा, थोड़ी सी आग निकल आई, ठीक है। अब रौनक जो है तेज दिमाग का बनता है, इसने कहा यार चलो इसकी कॉन्स्पिरेसी बनाते हैं। इसने आसपास में ट्रैक्टर वाले को बुलाया, बोला चलो 4-5 पिचकारी मार दे, और ट्रैक्टर वाले को 2,000 रुपये दिए, चला गया। और बाद में आके बोलता है कि मेरा तो 50,000 लगा, आग बुझाई मैंने, 50,000 लगा। अब उसे कंपनसेशन मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। वो इन्वेस्टिगेट करेंगे ना, आग कितनी लगी थी, मतलब बांगुड़ थोड़े हैं सारे पार्टनर तुम्हारी तरह, ठीक है। तो नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्शन में अगर कोई एक्टिविटी होनी चाहिए थी तो उसका एग्जैजुरेटेड कंपनसेशन नहीं मिलेगा आपको। अब आप बोलो मैंने तो 50 खर्च कर दिया, ट्रैक्टर वाला इसका यारी था बचपन का, कह रहा है चल मैं भी खाता हूँ तू भी खाता हूँ, ऐसा थोड़ी चलेगा। नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्शन में जो आप खर्चा करेंगे आपको नॉर्मली मिलेगा। इमरजेंसी की सिचुएशन में इफ यू स्पेंड एनी अमाउंट ऑफ मनी यू विल गेट कंपनसेटेड फॉर दैट। हैं जी, क्या कह रहे हो? तो ये बोले ना 12th पढ़ाई करनी क्यों, 11th ही बढ़िया थी अब तक तो। कोई बात नहीं, चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अ पार्टनर हैज अ राइट नॉट टू अलाउ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। बोलिए, 50,000 में मिलेगा, इमरजेंसी की सिचुएशन थी वो। नॉर्मल कोर्स में थोड़ी 50,000 खर्च कर दो तुम, ऐसी थोड़ी होता है। इमरजेंसी की सिचुएशन में यू विल बी कंपनसेटेड फॉर दैट। अ पार्टनर हैज अ राइट नॉट टू अलाउ द एडमिशन ऑफ एनी, सेक्शन 31 है, उसके हिसाब से आपको पार्टनर का राइट है कि किसी नए पार्टनर को एंट्री बिजनेस के अंदर न दे। अच्छा, पार्टनर को राइट है रिटायर होने का भी, लेकिन विद द कंसेंट ऑफ एवरीबॉडी। अगर बाकी का ये पार्टनरशिप में होगा लिखा हुआ कि विद द कंसेंट ऑफ एवरीबॉडी या विद द कंसेंट ऑफ पार्टनर या विद द गिविंग अ नोटिस वगैरह वो जो भी है, तब मान लो ऐसा नहीं होना चाहिए कि पार्टनर के न न मुंह में दांत न पेट में फिर भी बोले तू पार्टनर बना रहे, ऐसा नहीं होता। तो पार्टनरशिप के जो एग्रीमेंट क्लॉज होते हैं बड़े केयरफुली डिजाइन करे जाते हैं, ड्राफ्ट किए जाते हैं, ताकि किसी को भी इनकन्वीनियंस ना हो। राइट नॉट टू बी एक्सपेल्ड, ऐसा नहीं कि जब मना है किसी का बोला चल दफा यहाँ से लात मार के भगा दिया उससे, ऐसा भी नहीं होता। ठीक है, राइट नॉट टू बी एक्सपेल्ड, ये आपकी बुक्स में नहीं दे रखे हैं लेकिन मैंने थोड़ा सा लेवल बढ़ाया है। राइट ऑफ आउटगोइंग पार्टनर टू कैरी ऑन कंपीटिंग बिजनेस, जब तक आप उस पार्टनरशिप फॉर्म में हैं, आप अगर कोई बिजनेस, जैसे आपको गारमेंट के पार्टनर है आप, और आपने क्या कर दिया अपने पर्सनल दुकान भी गारमेंट की खोल ली, उसमें जो प्रॉफिट हो गया ना आपको, तो आपको प्रॉफिट पार्टनरशिप को वापस देना पड़ेगा, क्योंकि इट इज देयर इन द एक्ट कि आप अगर पार्टनरशिप में हैं और आपकी पार्टनरशिप हम गारमेंट का बिजनेस करती है, तो आप उसी लोकेलिटी में उसी जगह पर पार्टनरशिप में, मतलब अपना सोल प्रोप्राइटरशिप में कोई गारमेंट का बिजनेस नहीं करते। और अगर करते हैं और ये पता चल गया तो आपको प्रॉफिट भी किसको देना पड़ेगा? फर्म को देना पड़ेगा। ये होता है यहाँ पर। हाँ, हाँ, कोई और काम कर लीजिए आप, ऐसा मत करिए आप। अच्छा, अनलेस अदरवाइज इट इज मेंशन, डेथ होने पर पार्टनरशिप फॉर्म डिसॉल्व हो जाती है, और पार्टनरशिप को डिसॉल्व करने का भी राइट है। ये लायबिलिटीज हैं पार्टनर्स की, जरा ध्यान से पढ़ लेते हैं इसको। इफ अ पार्टनर्स, ये वही है, इफ अ पार्टनर्स कैरीज ऑन अ बिजनेस कंपटीशन विद द फर्म विदाउट द कंसेंट ऑफ अदर पार्टनर्स एंड अर्न्स प्रॉफिट फ्रॉम इट, प्रॉफिट अर्न्ड फ्रॉम सच बिजनेस शैल बी पेड टू द फर्म। हाउएवर लॉसेज इन अकर्ड ऑफ एनी, वो कौन बियर करेगा? पार्टनर ही बियर करेगा। बढ़िया है ना? देखो, प्रॉफिट कमाओ तो हमारा, लॉस कमाओ तो तुम्हारा। ठीक है, इससे रिलेटेड है। इफ अ पार्टनर अर्न्स प्रॉफिट फ्रॉम एनी ट्रांजैक्शन ऑफ द फर्म फ्रॉम दोज ऑफ द फर्म्स प्रॉपर्टी और बिजनेस कनेक्शन, प्रॉफिट शो अर्न शैल बी पेड टू द फर्म। फर्म को प्रॉफिट देना पड़ेगा। ठीक है जी। अच्छा,
तो ये थियोरेटिकल एस्पेक्ट यहाँ पर इसका पूरा हुआ। अब एक बार अपनी बुक खोलें, अगर आपने बुक निकाली होगी तो। बुक है किसी के पास होगी, किताब निकालिए जरा जल्दी से। जैसे ओपन अप द बुक्स। कोई तो लाया होगा। बाकी लोग क्यों नहीं लेके आते हैं भाई? कहाँ है? हैं? घर पे क्या डबल हो रही है? नेक्स्ट टाइम यू हैव टू कैरी योर बुक विद यू। ये वाली बुक है, लेकिन एक ही कॉपी लानी है। नहीं नहीं, एक कॉपी सिर्फ, एक कॉपी। नहीं, यू हैव टू कैरी इट विद यू। पेज खोलिए जरा फटाफट से, एक पेज नंबर। मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आप लोगों से, उसका जवाब देना, कि आपकी बुक में ही है। पेज नंबर 1.86 है, क्वेश्चन नंबर 3। पेज 1.86 क्वेश्चन नंबर 3 है। 1.86 क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन है, पी यूज्ड, सुनना जरा। पी यूज्ड 50,000 बिलोंगिंग टू द फर्म, अर्न प्रॉफिट ऑफ 5,000। क्यू एंड आर वांट्स अमाउंट टू बी गिवन टू द फर्म। क्यू और आर ठीक बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं? पी ने 50,000 रुपए फर्म कर लिया और उससे प्रॉफिट कमा लिया 5,000 रुपए का। क्यू और आर कहते हैं कि भाई ये प्रॉफिट फर्म को दिया जाना चाहिए। ठीक कहते हैं, गलत कहते हैं? गलत कहते हैं। सही बोल रहे हैं, करेक्ट। Q used 10,000 belonging to the firm, incurred a loss of rupees 1,000. He wants firm to bear the loss. आई पड़ा नहीं? क्यों बेयर करेगा वो? हाँ, ठीक है। P and Q want to purchase goods from Star Limited. R is not agree. फिर क्या होगा? क्या होगा? P and Q का माना जाएगा ना, मेजोरिटी विंस माना जाएगा। एब्सोल्युटली करेक्ट। अच्छा जी, P and Q and R wants to admit W as a partner. P doesn't agree. फिर तो नहीं मानी जाएगी, क्योंकि एडमिशन में वो मेजोरिटी विंस वाला पार्ट नहीं चलता है। आई होप दिस इज क्लियर। तो जो हमने थ्योरेटिकल पार्ट पढ़े, उनका इंप्लीकेशन आपको टेक्स्ट बुक में इस तरह से दिखेगा। ठीक है, एक दो इलस्ट्रेशन और हैं, उसको भी देख लेते हैं। और इसी तरह से वो 1 मार्कर क्वेश्चन बना के चलते हैं आगे, और चीजें आगे बढ़ती हैं। आप अपनी बुक खोलिएगा, पेज नंबर 1.5। पेज नंबर 1.5 है। कुछ क्वेश्चन है जैसे, अमर इन्वेस्टेड मोर कैपिटल एंड आस्क इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 10%, बट ललित एंड चारू डू नॉट एग्री विद हिम। और क्या है? पार्टनरशिप डीड नहीं थी, तो क्या होगा? एक पार्टनर है अमर, उसने ज्यादा कैपिटल इंट्रोड्यूस करी थी, और वो चाहता है कि मुझे ज्यादा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मुझे 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिले, लेकिन पार्टनरशिप डीड नहीं है, तो इक्वल बटेगा। ठीक है। ललित डिवोट मोर टाइम इन द बिजनेस, वो चाहता है कि सैलरी 5,000 पर एनम की, तो मिलेगी उसे क्या? पार्टनरशिप डीड नहीं है, नहीं मिलेगा। सीधे ये पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट, एवरीथिंग इज इक्वल, या फिर नहीं दिया जाएगा। प्रॉफिट फॉर द ईयर बिफोर द अबव, देखो, अमर विथड्रू 10,000 फ्रॉम द फर्म फॉर पर्सनल यूज। ललित एंड चारू डिमांड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 10% चार्ज किया जाए, तो चार्ज किया जाएगा क्या? पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। बताया तो बेटा अभी मैंने कि अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो, हाँ, कुछ का क्या मतलब डालने का मतलब? इफ देखो, पार्टनरशिप डीड बनती है, एवरीबडी इज एग्रीइंग टू दैट, एवरीबडी इज राइट, एक्सेप्टेड एंड एग्रीड, तब वो मानी जाती है। तो अगर सबने बोला कि इंटरेस्ट 10% है, तो 10% होगा, नहीं तो नहीं है। हाँ, तो मिलेगी, मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी। उसी को मिलेगी, सबको थोड़ी मिलेगी। ललित वांट्स टू इंट्रोड्यूस हिज सन इंदर एज अ पार्टनर, चारों ऑब्जेक्ट्स, तो नहीं बनेगा ना, नहीं बनेगा। अरे अभी तो बताया था मैंने, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, सबने नहीं एग्री करा ना, एक पार्टनर मना कर रहा है। ठीक है, ऐसा करके, तो ये वाला पार्ट आपका थ्योरेटिकल था, इसको हमने खत्म कर लिया। ठीक है, ये रखिए यहाँ पर। चलिए, अब हम प्रैक्टिकल पोर्शन हम लोगों ने किए। अब जरा थोड़ा, सॉरी, थ्योरेटिकल पोर्शन हम लोगों ने इस चैप्टर का काफी कुछ हद तक किया। अब जरा प्रैक्टिकल क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आप अपनी शीट को अगर देखेंगे, तो हमने उस पर लिखा है कि कौन कौन से प्रैक्टिकल पोर्शन हम लोगों को यहाँ पर डिस्कस करने हैं। देख रहे हैं सबसे लास्ट पेज पर? यू कैन फाइंड इट आउट। हाँ, पेज नंबर 3 तो दिखेगा बेटा तुम्हें, ठीक है, पेज नंबर 3 दिखेगा पीछे। विल सी द पेज नंबर 3। पेज नंबर 3 पे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, देखो लिख रहा है ना, लास्ट में लिखा हुआ है यहाँ पर, ये रहा, ये रहा। हाँ, प्रॉफिट एंड लॉस, ये प्रैक्टिकल पोर्शन है सारे।
प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है, मेथड्स ऑफ मेंटेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएटिंग फिक्स मेथड है, पास एडजस्टमेंट्स है, गारंटी है, कैपिटल रेशियो आपके सिलेबस में नहीं है। तो मैं पता क्या करूंगा आपके सामने, आई स्टार्ट विद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, थोड़ा सा कंसेप्ट है, जल्दी खत्म हो जाता है, और उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बाद देन आई विल डिस्कस प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। हो सकता है कि स्कूल्स में जैसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के बारे में बताया हो, लेकिन पहले मैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के अंदर थोड़ी सी इंटरेस्टिंग चीजें हैं, पहले इसको करते हैं एंड देन आई विल गो विद द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग लेके चल रहे हैं थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट पार्ट, काफी इंपॉर्टेंट, उस पर 1 मार्कर क्वेश्चन आता है आपका, दैट इज बेसिकली इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन होती है। सपोज देखिए, सपोज ए एक पार्टनर है, उसने 40,000 रुपीज विड्रॉ किया, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज 10%। लिखना नहीं है अभी, देख लो पहले तुम। एक व्यक्ति ए ने 40,000 रुपए विड्रॉ किया, ठीक है, और उसने 40,000 कब विड्रॉ किया था? 01/04/2022 को विड्रॉ किया था। यहां से लेकर 31 मार्च 2023 तक भाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना बनेगा? 40,000 का 10% कितना बनेगा? 4,000। इजी कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? फिर बंदे ने 40,000 रुपीज विड्रॉ किया, रेट 10% पर एनम है, लेकिन उसने विड्रॉ किया कब? 1/10 को। अब बताइए क्या होगा? कैन एनीबॉडी टेल मी? वाई 3 मंथ्स? वाई 3 मंथ्स? अरे अक्टूबर को लिया भाई, तो क्या हो जाएगा? 2000 sir. 6/12, 2000 हो जाएगा। ठीक है जी। अच्छा, किसी व्यक्ति ने 40,000 विड्रॉ किया, 10% रेट था, और उसने विड्रॉ पता कब किया पैसा? उसने विड्रॉ किया 1/1/2023 को। अब बताइए क्या होगा? कितना लगेगा? 3/12 लगेगा। ठीक है, आसान था ना ये तो? मतलब जो रेट गिवन है, हाँ बोलो। अभी सीधी सी बात है भाई, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करते थे, इंटरेस्ट ऑन लोन कैलकुलेट वैसी तो है। 40,000 का 10%, अगर आपने 1 जनवरी को दिया तो 3 महीने का, अगर आपने 1 अक्टूबर को लिया था तो कितना? 6 महीने का, अगर 1 अप्रैल को लिया था तो पूरे साल का। सिंपल है जी, कोई दिक्कत तो नहीं यहां तक? अच्छा, लेकिन एज पर पार्टनरशिप, एज पर पार्टनरशिप एग्रीमेंट या पार्टनरशिप एक्ट की बात करें, अगर कोई व्यक्ति 40,000 रुपीज विड्रॉ करता है, रेट 10% है, और डेट ऑफ विड्रॉल गिवन नहीं है, तो इंटरेस्ट कितने महीने के लिए लगेगा? कैसे? बोला है हमें इसलिए। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? नहीं, अकाउंटिंग में ना बहुत सारी चीजें ऑन एन एवरेज बेसिस पर चलती हैं। तो अकाउंटिंग प्रैक्टिस है ये, कि अगर किसी व्यक्ति ने कुछ पैसा विड्रॉ किया, रेट मेंशन है, डेट ऑफ विड्रॉल मेंशन नहीं है, तो इंटरेस्ट ऑन एन एवरेज फॉर एन अकाउंटिंग ईयर विल बी कैलकुलेटेड फॉर 6 मंथ्स के लिए। कितने महीने के लिए निकालेंगे? 6 महीने के लिए निकालेंगे। अपनी शीट देखिए, फर्स्ट पेज पे लिखा हमने वही बात। देखिए, लुक एट दिस शीट। When the date of withdrawal is not given, interest on drawing will be calculated for an average period of 6 months. For an average period of 6 months, 6 महीने के लिए आपको उसको कैलकुलेट करना है। अब आइए मैं आपको कहानी में ट्विस्ट दिखाता हूँ। ट्विस्ट, कहानी के ट्विस्ट देखिएगा जरा, ठीक है? देखिए जरा इधर ध्यान से। मान लो किसी व्यक्ति ने 2,000 रुपीज कितना किया? 2,000 रुपए क्या करा उसने? विड्रॉ करा। आपकी आपकी शीट पर क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन देख लीजिए, दिख जाएगा आपको। If a person has withdrawn 40,000 during the year 1920 and personal use for the business, rate of interest on drawing is 10%. Calculate the interest on drawings for the year 1920. देखिए 40,000 रुपए था ना उसका। देखिए पहले क्वेश्चन का जवाब है 40,000 इंटू रेट कितना बोला गया भाई यहाँ पर? 10/100 इंटू, क्योंकि डेट ऑफ विड्रॉल नहीं किया ना, तो हमने कितने टाइम पीरियड के लिए निकाला? 6/12 कर दिया। सो व्हाट इज योर आंसर? 2,000। ठीक है, क्या आपको अगले क्वेश्चन में कोई डिफरेंस दिख रहा है? अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। X has withdrawn 40,000 during the year 1920 for personal use. Rate of, हाँ क्या मिसिंग है? पर एनम। याद है डेप्रिसिएशन? अगर पर एनम ना होता था तो क्या करते थे? फ्लैट रेट पर क्या निकालते थे? पूरे साल के निकालते थे।
that same thing we have to apply here. Same thing we have to apply here. कैसे? 40,000 पर 10/100, और अगर पर एनम शब्द नहीं है तो आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या हो जाएगा? 4,000। इज इट ओके विद एवरीवन? अच्छा, एक और चीज समझना, ये जो एवरेज है ना, ये कैसे चलता है? जैसे मैं बताता हूँ एवरेज का मोटा मोटा तरीका। देयर आर नंबर ऑफ रीजंस फॉर दैट, पर एक लेमन वाला तरीका मैं बताता हूँ। हमें मान के चलते हैं कि साल जो होता है ना, उसको 2 हिस्सों में बांट लो। एक 6 महीने इस तरफ बांट लो, एक 6 महीने उस तरफ बांट लो। ठीक है, 6 मंथ्स में एक बार विड्रॉ किया, 6 मंथ्स में 2 बार विड्रॉ किया, दोनों का टोटल करो तो कितना हो जाएगा? 12 महीने। एवरेज निकालोगे तो क्या हो जाएगा? 6 मंथ्स। ठीक है, लेट अस अप्लाई दिस रूल इन सम अदर केसेस ऑल्सो। अगला केस देखिए आपके सामने क्या दिख रहा है, पढ़ के सुनाएगा कोई मुझे? अगला केस क्या है? केस नंबर 3, X has withdrawn 90,000 during the year 1920 from the business. Interest on drawing is 10% per annum. Calculate interest on drawing in the following cases if the books are maintained on half yearly basis. If the books are maintained on quarterly. अब बताइए क्या करना चाहिए? बोलो, पीछे बोल रहे हो कुछ? बताओ। मिस्टर कपूर आप बोल रहे हो कुछ? 90,000 रुपीज विड्रॉ किया, ठीक है, रेट कितना बोला गया क्वेश्चन में? 10%। अगर ये ईयरली होता तो हम क्या करते थे? 6/12 करके आंसर निकालते। ठीक है, रुक जाए यार, क्योंकि डेट ऑफ विड्रॉल नहीं गिवन है। क्योंकि डेट ऑफ विड्रॉल नहीं गिवन है, इसलिए। इज इट ओके? लेकिन अगर 90,000 विड्रॉ करते हैं, 10/100 रेट है, लेकिन बुक्स आर मेंटेन ऑन क्या बोला है? हाफ ईयरली बेसिस पर। तो लगाओ जरा, हाफ ईयर को 2 हिस्सों में बांटो तो क्या बनते हैं? 3 और 3, 3 3 6 डिवाइडेड 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3/12। 3/12। अगर बुक्स आर मेंटेन ऑन किस बेसिस पर? क्वार्टरली बेसिस पर। तो क्या करूंगा? 1.5/12। अब कुछ बच्चे बोलते हैं सर ये तो ठीक है, 1.5 ठीक है, आप डिवाइडेड बाय 12 क्यों कर रहे हो? जबकि बुक्स हाफ बुक्स है एनुअल तो ठीक था। बुक हाफ ईयरली तो डिवाइडेड बाय 6 होना चाहिए, बुक क्वार्टरली तो डिवाइडेड बाय 2 3 होना चाहिए ना? बिल्कुल नहीं। आप जानते हैं रेट आपको बस क्या गिवन है? पर एनम। पर एनम का मतलब जानते क्या होता है? डिवाइडेड बाय 12। परसेंट का मतलब क्या होता है? डिवाइडेड बाय 100। तो पर एनम का क्या मतलब होता है? डिवाइडेड बाय 12। आई थिंक यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस। तो कुछ नहीं, फिर तो हर जगह सेम रेट होगा। 90,000 का 10% 9,000, 9,000 is final. If per annum is missing, then in each of the cases, each and every case, what will happen? 90,000 का 10% 9,000 रुपए आपका आंसर होगा। अच्छा, इससे हम और भी चीज सीख सकते हैं। अगर बुक्स आर मेंटेन ऑन 8 मंथ बेसिस तो क्या करेंगे? 8 मंथ बेसिस 4/12। if books are maintained on 9 मंथ बेसिस तो 4.5/12। नहीं, आपको 6/12 समझ में आया था? 3/12 समझ में आया था? अरे बेटा, 12 महीने को 2 से डिवाइड कर दिया तो कितना हो गया? 6/12। ऐसे ही हाफ ईयर को 2 से डिवाइड करा तो कितना है? 3/12। ऐसे क्वार्टरली को 2 से डिवाइड करा तो 1.5/12। ऐसे 9 को डिवाइड करा 4.5/12। ऐसे 7 को डिवाइड करा 3.5/12। दैट इज द रीजन। गॉट इट? तो आपको तो समझ में आएगा, लेकिन अगर एग्जाम में क्वेश्चन दे कि एक्स हैज विड्रॉन 90,000, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज 10%, कैलकुलेट 10% पर एनम, ठीक है, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इफ बुक्स आर मेंटेन्ड ऑन 6 मंथ्स बेसिस, 3/12 करेंगे। ठीक है, और अगर पर एनम गायब है तो फिर तो कोई 3/2/12 कुछ नहीं होगा, फिर तो मल्टीप्लाई करेंगे 10 से एंड यू विल गेट योर आंसर। बुक्स आर मेंटेन ऑन क्वार्टरली बेसिस, लोग बहुत गलत करेंगे इसको, लेकिन आपको कंसेप्ट मालूम चल गया। तो क्वार्टरली का मतलब क्या है? 3/2 1.5/12 करोगे एंड यू विल गेट योर आंसर। ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कैलकुलेट करने का तरीका है। कब? जब डेट ऑफ विड्रॉल न गिवन हो, जब डेट ऑफ विड्रॉल के बारे में कोई इंफॉर्मेशन आपको ना हो। आसान था? अरे बोल रहा ना, पर समझ सा नहीं आया। तो ठीक है, चलो अगले केस पे चलते हैं। अगला केस, अच्छा रुक जा, चलो ठीक है। एनीवे, इसको यहीं रोकते हैं अभी, स्टॉप इट हियर। ठीक है, इसको यहीं रोकते हैं क्योंकि मुझे अभी एक छोटी सी एक्स्ट्रा क्लास लेनी है, इसको भी रोकते हैं यहीं पर ही। तो
बाकी अगली क्लास में हम इंट्रोडक्शन ड्राइंग खत्म करेंगे और बाकी का हिस्सा आगे बढ़ाएंगे, ठीक है।